हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका अपने पैथोलॉजी चैनल रिवाइज मास्टर में। और आज हम लोग गाउट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले गाउट एक क्रिस्टल आर्थोपैथी होता है, यानी कि ये जॉइंट्स में क्रिस्टल बन जाते हैं। ये एक ऐसा डिजीज है जो कि तब होता है जब हमारी बॉडी में यूरिक एसिड का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है। गाउट मोस्ट कॉमन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है और इसका जो ओवरऑल प्रेवलेंस है वो यूके में 2.49% है। ये ज़्यादातर एल्डर्स और मेल्स में कॉमन पाया जाता है। अगर 4 लोगों में देखें तो उनमें से मेल फीमेल का रेशियो है 3:1। रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें तो जिनको हाई यूरिक एसिड लेवल्स जिनके बढ़ जाते हैं या फिर हाइपर यूरिसीमिया हो जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं। और भी रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे अल्कोहल का कंजप्शन, ओबेसिटी, मेल जेंडर होना, एज, रीनल डिजीज होना, डिस्लिपिडीमिया, कीमोथेरेपी और डायबिटीज़ मेलाइटस होने पर ऐसा हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि नॉर्मल यूरिक लेवल्स वालों में भी गाउट की फॉर्मेशन हो जाती है और वैसे ही वाइस वर्सा कई बार ऐसा भी होता है कि यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाने के बाद भी गाउट की प्रॉब्लम हो, ये ज़रूरी नहीं है। हाइपर यूरिसेमिया तो गाउट एक डिसऑर्डर है जिसमें हमारी बॉडी का जो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म होता है। प्यूरिन क्या होते हैं? प्यूरिन के दो एग्जांपल अगर हम देखें मोस्ट कॉमन, तो वो है एडेनिन और गुएनिन, जो कि हमारी बॉडी में जिनका ब्रेकडाउन होने पर मतलब यूरिक एसिड का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ता है या घटता है। यूरिक एसिड ब्रेकडाउन प्रोडक्ट होता है प्यूरिन का, और ये हमारी बॉडी में सॉफ्ट टिश्यूज़ में या फिर यूरिनरी सिस्टम में जाकर के मतलब डिपॉजिट होने लग जाता है धीरे धीरे। यूरिक एसिड वैसे तो आराम से रीनल सिस्टम के थ्रू यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू 70% हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। लेकिन जब इसमें इम्बैलेंस होने लग जाता है, मतलब यानी या तो यूरिक यूरिक एसिड के प्रोडक्शन में या तो फिर इसके एक्सक्रीशन में अगर इम्बैलेंस हो जाएगा, तब हाइपर यूरिसेमिया की कंडीशन बन जाती है। तीन मेन मैकेनिज्म्स होते हैं जो कि गाउट की डेवलपमेंट में मतलब मेनली बेसिकली या फिर अटैक करते हैं या फिर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्यूरिन, सबसे पहले प्यूरिन ओवर प्रोडक्शन कि हमारी बॉडी में जो प्यूरिन्स हैं यानी एडेनिन गुआनिन, इनका प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो इनका ब्रेकडाउन ज़्यादा होगा तो यूरिक एसिड ज़्यादा बन जाएगा। इंक्रीज प्यूरिन इनटेक, कुछ फूड्स होते हैं जिनमें यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है जैसे कि सी फूड, तो इनसे भी हमारी बॉडी में यूरिक एसिड लेवल बढ़ सकता है। और तीसरा है डिक्रीज यूरिक एसिड सिक्रीशन। यूरिक एसिड हमारी बॉडी में वैसे तो रीनल रीनल सिस्टम के थ्रू एक्सक्रीट हो जाना चाहिए, लेकिन जब किडनी फेलियर हो जाते हैं, किडनी में कोई इफेक्ट होता है, तब भी ये हो सकता है कि गाउट की फॉर्मेशन आ जाए। क्रिस्टल फॉर्मेशन, गाउट रिजल्ट करता है हाई यूरिक एसिड लेवल से। तो इसमें क्या होता है कि जो मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स बन जाते हैं सॉफ्ट टिश्यूज़ में। मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स पेरिफेरल जॉइंट्स में ज़्यादातर बनते हैं और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो ये मेटाटार्सल जो हमारी होती हैं यानी फिंगर्स की, जो पहले फिंगर्स में जो जॉइंट्स देखने को मिलता है फिंगर्स से पहले वाली बोन्स में, उनको, या फिर पैर की जो होती हैं वहाँ पर, उन फिंगर्स, पैर की जो मतलब फिंगर्स होंगी उसके जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पहले, उनको मेटाटार्सल जॉइंट कहते हैं। और यहाँ पर ये जो क्रिस्टल फॉर्मेशन होते हैं देखने को ज़्यादा मिलते हैं और ये प्लेन पोलराइज लाइट में देखे जा सकते हैं इजीली। ये ज़्यादातर ब्रीफ प्रेग्नेंट होते हैं, यानी कि ये दो तरीके से पोलराइज लाइट में देख सकते हैं, यानी कि इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो, इनके पास दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। लेकिन अगर एक्यूट अटैक्स में क्रिस्टल टिगर या फिर एक्यूट इन्फ्लेमेटरी लीडिंग टू पेनफुल और सॉलन जॉइंट्स, मतलब अगर इनका जो एक्यूट अटैक होता है मतलब एकदम छोटा शुरुआत का। एक्यूट और क्रोनिक क्या होता है? तो एक्यूट वो प्रॉब्लम होती है जो कि एक दो हफ्ते में ठीक हो जाती है, क्रोनिक वो जो कि लंबे समय तक चलती है। तो जब एक्यूट अटैक होता है इनका मतलब जब शुरुआत में जब छोटी सी प्रॉब्लम होती है उस टाइम पे आपको ये सॉल्व हमारे जो जॉइंट्स होंगे वहाँ पे आपको सूजन दिखने लगेगी ऊपर से, तो आपको पता चल जाता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं? तो जो जो सबसे ज़्यादा हम मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन होगी गाउट की वो होगी पेनफुल और सॉलन जॉइंट्स। गाउट ज़्यादातर मेटाटार्सल फैलेंजियल जॉइंट को अटैक करेगा और जो कॉमन जॉइंट्स हैं वो है नी, एंकल, रिस्ट, फिंगर जॉइंट्स। एडिशन में गाउट अफेक्ट कर सकता है, ये पॉली एटिकुलर गाउट भी आप लोगों को हो सकता है। और अगर हम इसको हाइपर यूरिसीमिया को हम लोग अनट्रीटेड छोड़ देते हैं तो क्रोनिक टोफेशियस गाउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
फिर अगर हम इसी क्लासिकल प्रेजेंटेशन देखें तो एक्यूट मोनो आर्टिकुलर गाउट, जॉइंट पेन, स्वेलिंग, एरिथेमा होता हुआ नजर आएगा पेशेंट में। एक्यूट पॉली आर्टिकुलर गाउट दूसरा, जॉइंट पेन, स्वेलिंग, एरिथेमा टिपिकली फिंगर्स, टोज, रिस्ट, एंकल्स, नीज। क्रोनिक टोफियस गाउट में आपको टोफी या फिर डीजेनरेटिव एर्थोपैथी देखने को मिलेगी। अगर हम इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो गाउट को हम यूजुअली क्लिनिकली डायग्नोस कर सकते हैं एस्पायरेशंस की मदद से। मतलब जो जहाँ पे स्वेलिंग आई होगी वहाँ पे भी एस्पायरेशंस करके हम लोग बॉडी फ्लूइड्स का देख सकते हैं। सीरम यूरिक एसिड लेवल्स को हम लोग चेक कर सकते हैं। लेवल्स को हम लोग हर 4 to 6 वीक्स पे चेक करते हैं एक्यूट अटैक के दौरान। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि यूरिक एसिड लेवल बढ़ गया है तो इसका मतलब यही है कि आपको पक्का पक्का गाउट की ही परेशानी है। तो इसके लिए जॉइंट एस्पायरेशन ही किए जाते हैं। ये एक गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन टेस्ट है डायग्नोसिस के लिए गाउट की। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार जॉइंट एस्पायरेशन ही करें, क्योंकि अगर हमें पता चल जाता है तो हम लोग ये नहीं करते हैं। लेकिन जब हमारी डायग्नोसिस बिल्कुल ही डाउट में होती है कि किसी और तरीके का आर्थराइटिस तो नहीं है ये, तब हम जॉइंट एस्पायरेशन कर रहे होते हैं। ये करने के बाद में जब हम इसकी माइक्रोस्कोपी करते हैं तो गाउट के जो जो क्रिस्टल्स होते हैं वो नीडल शेप के हमें दिखाई देंगे, मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स, जो कि निगेटिवली ब्रिफिनेंट होंगे, यानी इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 होता है। ये ब्रिफिनेंट वर्ड का मतलब होता है, और ये प्लेन पोलराइज लाइट के नीचे ही शोन हो पाते हैं हमें। फिर फर्दर अगर इन्वेस्टिगेशन की जाए तो हम लोग सिस्टमिक कंडीशंस में भी गाउट होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग पेशेंट को स्क्रीन करते हैं कार्डियोवैस्कुलर और रीनल डिजीजेस के लिए। अगर हम इसकी मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले आती है जनरल एडवाइस, जिसमें हम लोग रेस्ट, आइस लगाने को और फिर एलिवेशन के लिए कह देते हैं। फिर वेट लॉस, डाइट, अल्कोहल कंजप्शन पर कंट्रोल, इन सब के बारे में बात करते हैं। फिर हम फर्स्ट लाइन थेरेपी देते हैं जिसमें NSAIDs दी जाती हैं। ये कुछ मेडिसिन का ग्रुप होता है जिसमें से एक है नेप्रोक्सेन या फिर ओरल कोल्किशाइन। फिर सेकेंड लाइन थेरेपी में अगर NSAIDs या फिर काम नहीं कर रही होती हैं तब हम सेकेंड लाइन थेरेपी चालू कर देते हैं। प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो हम लोग यूरेट लोअरिंग ड्रग्स को हम लोग सबसे पहले पेशेंट्स को देने के लिए कंसिडर करते हैं। 2 और मोर अटैक्स अगर 12 महीने में हो रहे हैं, टोफी का फॉर्मेशन, क्रोनिक गाउटी आर्थराइटिस है, आर्थोपैथी है, रीनल इम्पेयरमेंट है, रीनल कैल्कुलाई है, यंग एज ऑनसेट है, तब हम लोग प्रिवेंशन के लिए जाते हैं। फिर हम लोग सबसे पहले फर्स्ट लाइन थेरेपी में आता है मेडिकल थेरेपी, जिसमें हम लोग एलोप्यूरिनॉल ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। एलोप्यूरिनॉल ड्रग एक यूरेट लोअरिंग ड्रग है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, ज़ैंथाइन ऑक्सीडेज को ये इनहिबिट कर देता है। इनहिबिट करने का मतलब है कि इसको रोक देता है। हाइपोजेंथाइन जो होता है वो पहले ज़ैंथाइन में बदलता है, फिर ज़ैंथाइन से यूरिक एसिड में। तो अगर हम इसी को रोक देंगे तो यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। तो यूरिक एसिड का फॉर्मेशन रुक जाएगा, तो यूरिक एसिड का हमारी बॉडी में डिपोजिशन होना भी बंद हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग फर्स्ट लाइन थेरेपी में एलोप्यूरिनॉल देने की बात कर रहे होते हैं पेशेंट को, या फिर हम लोग कंसिडर कर देते हैं, हम लोग पूरा पूरा कहते हैं कि आप इन ड्रग्स का यूज़ करिए। फिर उसके बाद हम लोग मॉनिटर करते रहते हैं एलोप्यूरिनॉल लेवल, मतलब मेडिसिन पेशेंट को देने के बाद हम लोग हर 4 वीक्स पे हम लोग यूरिक एसिड का लेवल मॉनिटर करते रहते हैं। और हम लोग तब तक मतलब एडवाइस करते हैं पेशेंट को जब तक जो नॉर्मल लेवल है यूरिक एसिड का वो 300 माइक्रोमोल पर लीटर में ना आ जाए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि एलोप्यूरिनॉल जो है वो कई बार रेयरली केसेस में लाइफ थ्रेटनिंग हाइपर सेंसिटिविटी सिंड्रोम बॉडी में कॉज कर देता है। तो अगर जैसे कि और कई बार जब एलोप्यूरिनॉल काम नहीं कर पाता है तब हम सेकेंड लाइन थेरेपी को चालू कर देते हैं, जिसमें हम लोग फैब्यूक्सोस्टैट देते हैं। ये भी एक तरीके का ज़ैंथाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर होता है। फिर हम इसमें भी मॉनिटर करते हैं, लेकिन इन दोनों को देने के टाइम पे हमें हमेशा रीनल इम्पेयरमेंट का ध्यान देना चाहिए। अगर जब प्रोफिलैक्सिस अगेंस्ट यूरिन लोअरिंग थेरेपी इंड्यूस एक्यूट गाउट, पेशेंट को हम लोग एडवाइस करते हैं कि हम वो लोग साथ साथ में कोल्किशाइन भी लेते रहें ताकि एलोप्यूरिनॉल और फेविक्सोस्टैट का साइड इफेक्ट ना आए। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।